Hello students. Today we are discuss about projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को समझने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एनिमेशन और सिमुलेशन। तो यहाँ पे आज मैं आप लोग के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन को समझाने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक आपके लिए सिमुलेशन लाया हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन के हर एक प्रॉपर्टी को देखेंगे, वन लाइन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस टाइप के वन लाइन्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वाइवा में, आपके रेगुलर एग्जाम में, आपके टेस्ट में। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूला और उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग टोटल बात करने वाले हैं। तो आइए हमेशा की तरह स्टार्टिंग से इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें इंट्रोडक्शन जानना है और इंट्रोडक्शन से ही हम पूरे मोशन को स्टार्ट करेंगे। तो आइए वन बाय वन इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में देख रहे हैं कि कुछ हाइट है 10 मीटर। तो हम सबसे पहले विदाउट हाइट वाला लेते हैं जिसमें हम ग्राउंड से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं। ओके। एंड अभी एंगल के लिए हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। लेट्स सपोज हम एंगल ले लेते हैं 45। तो काफ़ी बच्चों को तो पहले यही नहीं पता होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो जिनको नहीं पता है बच्चों, उनको मैं बता दूं कि जब भी किसी बॉडी को हम वर्टिकल से कुछ डिफरेंट एंगल बना के थ्रो करते हैं और वो बॉडी अंडर द ग्रेविटी मोशन करता है, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसमें पार्टिकल इस टाइप से कुछ पैराबोलिकल पाथ को फॉर्म करता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो अगर बच्चों हम वर्टिकली अपोर डायरेक्शन में फेंकेंगे तो सीधा ऊपर जाएगा और वापस से उसी पॉइंट पे, उसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे नीचे आ जाएगा। वो हमारा हो जाएगा वर्टिकल मोशन। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि हम बॉडी को वर्टिकल से कुछ डिफरेंट एंगल पर टिल्ट करके फेंकते हैं, जैसा कि हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं। ये जो एंगल अभी हमने बनाया हुआ है 45 डिग्री, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड जिस बॉडी को हम फेंक रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। और इस पूरे मोशन का नाम है बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें हम वन बाय वन हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बच्चों अब इसका पाथ के बारे में बात करेंगे। कई बार क्वेश्चन आपके आता है एग्जाम में कि प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ कैसा होता है प्रोजेक्टाइल का, तो आंसर है पैराबोला। ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इसी पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। जैसा बच्चों आपने स्ट्रेट पाथ देखा होगा, सर्कुलर पाथ देखा होगा, सिमिलरली ये एक पैराबोलिकल पाथ है। अब बच्चों बात करते हैं कि इसमें स्पीड को इंक्रीज करने से क्या होता है। तो वन बाय वन थोड़ा सा मैं और स्पीड को इंक्रीज कर लेता हूँ। ये आपका 15 है, तो थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ी लिबर्टी है यहाँ पे। राइट, तो ये हमारा परफेक्ट है, कुछ भी इसमें आपको कटआउट नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं वन बाय वन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमने 45 लिया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि 45 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वही एंगल है जिस पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलता है। रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ फॉल तक, जहाँ पर वो लास्ट में फाइनली गिरा हुआ है, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेंज। तो एकदम एक बार फिर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं स्लो मोशन में। और यहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी हम किसी बॉडी को वर्टिकल से कुछ डिफरेंट एंगल पे थ्रो करते हैं तो वो किस टाइप से मोशन करता है। और ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। एक बार हम यहाँ पर थोड़ा इसको स्टडी करने के लिए कोई एक ह्यूमन को ही ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये आप ही है जिनको मैं थ्रो करने वाला हूँ यहाँ से। तो ये देखिए, आप इसको देख के ज़्यादा अपने आप को रियलाइज कर पाएंगे। तो आपको अगर एक कैनन में भर के फेंक दिया जाए तो आप भी अंडर द ग्रेविटी इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाले हैं। अब बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बात करते हैं ओवरऑल वेलोसिटी के बारे में। और आपको थ्योरी में हमने कई बार पढ़ाया हुआ है, या आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको उन्होंने कई बार बताया होगा कि इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल वेलोसिटी, या कहीं द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये बच्चों को बहुत कम समझ में आता है। मुझे भी अपने समय में अपने टाइम में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो इसको समझने में प्रॉब्लम आया था कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम किसी बॉडी को इस एंगल से थ्रो करेंगे तो इसके इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये आपके दो कंपोनेंट आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक अभी दिखना स्टार्ट होगा। राइट,
मैं पॉज कर देता हूँ एक बार, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हैं, एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ। राइट, तो ये देखिए वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट। अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूँ तो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता है कि पाथ पर ही जिस पॉइंट पे हमें नेट वेलोसिटी चाहिए उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बच्चों ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जिसको हम वी एक्स कहते हैं, और यू एक्स अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो आप इसको यू एक्स भी कह सकते हैं। यू एक्स कॉस थीटा जो कि एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर ये बच्चों वेलोसिटी ये यू है और ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की बात अगर मैं करूं तो ये जो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो होगा यू कॉस थीटा, जो कि हमेशा आपका कांस्टेंट ही रहेगा ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक बार मैं फिर से इसको प्ले कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये कांस्टेंट है, बट ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये एक बार इंक्रीज करती है एंड फर्दर डिक्रीज करती है। तो फिर से मैं इसको स्टार्टिंग से ही प्ले करने वाला हूँ, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए बच्चों, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वैसा का वैसा ही है। एंड द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखें बच्चों, एट द हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गया है। तो कई बार आपके वन लाइन में भी ये क्वेश्चन आता है कि एट विच पॉइंट इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। तो आंसर है एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, इसको मैं फर्दर प्ले करता हूँ एज द बॉडी फॉलिंग डाउन, और फिर से इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अगर आप नोटिस करें बच्चों तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रहा। तो ये तो हमारे वेलोसिटी का वेक्टर हो गया। एक बार आप फिर से इसको नोटिस कर लें कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिलता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं मिलता है। तो ये बच्चों आपका वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होती है। ये जो है हमारा ये नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। सिमिलरली वेलोसिटी के साथ साथ अगर हम एक्सेलरेशन को भी समझ ले तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अभी मैं सेपरेटली एक्सेलरेशन के बारे में समझता हूँ कि एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन होता है। और ये अभी अभी आज ही हम क्लास में ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि एक ऐसा मोशन जिसका पाथ स्ट्रेट नहीं हो बट उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसा सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन में ही मिलता है, इसमें पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट नहीं होता है फिर भी इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या कोई ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है बट उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। आंसर है यस, वो मोशन है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पर अब हम एक्सेलरेशन के बारे में भी बात करेंगे। आपको जैसे कि पता ही है कि ये मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है। तो अंडर द ग्रेविटी जितने भी मोशन होते हैं बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होगा। तो अगर आप एक बार एक्सेलरेशन के ग्राफ को देखें तो ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। इसकी ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। जबकि वेलोसिटी में ऐसा नहीं था, वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा था। तो एक बार हम फिर से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों को साथ में ही एनालाइज करते हैं। इसके लिए हमें वेलोसिटी कंपोनेंट को भी बना लेना है। तो आप अगर नोटिस करें तो ये रहा हमारा acceleration, net acceleration, which is acting along the downward vertical downward direction, and this is the net velocity, direction of net velocity, and this is the x component of velocity, and this is the y component of velocity। और आप जैसा कि क्लियर देख पा रहे हैं कि जब बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ये आपकी y कंपोनेंट है, बट x कंपोनेंट की वैल्यू, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। तो एक बार मैं इसको फिर से प्ले कर देता हूँ, इसको मैं एक ह्यूमन को लेके भी प्ले कर सकता हूँ क्योंकि आप भी ह्यूमन हैं, तो आई थिंक अच्छे से अपने आप को रिलेट कर पाएँ।
ये बच्चों ओवरऑल डायरेक्शन होती है। हाँ, यहाँ पर एक और एडिशनल क्वेश्चन की बात मैं करने वाला हूँ कि जो कि आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन में जिस पॉइंट पर जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और प्लस जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है। तो बच्चों वो ये पॉइंट है हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसा ही बच्चों आपको क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाता है कि एट व्हाट पॉइंट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, एंड वर्टिकल एंड एक्सेलरेशन इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। और ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि एट विच पॉइंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन इज राइट एंगल, और एट विच पॉइंट the acceleration and the velocity are perpendicular to each other in a projectile motion। तो वो बच्चों आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि वो है हाईएस्ट पॉइंट। प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो नेट वेलोसिटी है ये आपका ग्रीन कलर से है, और जो नेट एक्सेलरेशन है जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। हर एक पॉइंट पे ऐसा नहीं होता। मैं एग्जांपल ले लूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ये नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो दोनों ही 90 डिग्री नहीं है। ओनली हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसा होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन के बच्चों हमने इसी के 2-3 क्वेश्चन के बारे में हमने यहीं पे बात कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त डिक्रीज होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते वक्त इंक्रीज होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है, उसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है। एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इट मींस दैट द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो बच्चों हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। और अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था हाईएस्ट रेंज के लिए, कि जैसे अगर हमें पता है कि 45 डिग्री पर हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है, इसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों अगर हमको प्रोजेक्टाइल में कभी भी मैक्सिमम रेंज चाहिए होगा किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे, फॉर एग्जांपल मुझे 18 मीटर पर सेकंड के स्पीड से थ्रो करना है और मैं चाहता हूँ कि ये पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे, तो उसके लिए हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 रखना होता है। अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 45 से डिक्रीज कर दूं, फॉर एग्जांपल 40 कर दूं, तो भी बच्चों आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा रेंज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब ये बॉल थोड़ा पहले ही गिर जाएगा, वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जहां तक उसको जाना चाहिए, जहां तक पहला बॉल 45 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से गया हुआ था। एंड अगर मैं इस एंगल को इंक्रीज भी कर दूं बच्चों, 45 से 50 कर दूं, तो भी आप नोटिस करेंगे कि रेंज आपका 45 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के कंपेयर में कम ही मिलने वाला है। मतलब ये पर्सन वहां पे नहीं पहुंचेगा जहां पे हमने 45 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से थ्रो किया हुआ था। इट मीन्स दैट 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में हमें मैक्सिमम हाइट मिलता है। तो एक बार इसको हम और भी 2-3 तरीके से समझ लेते हैं। एक बार हम एंगल रखते हैं 45 डिग्री जिसपे हमारा मैक्सिमम रेंज ही मिलने वाला है, और इस बार हम एक बेस बॉल को, गोल्फ बॉल को सपोज ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको थ्रो करते हैं। तो आपको पता है कि ये मैक्सिमम रेंज को अटेन करेगा और ये बच्चों रहा आपका मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे। अगर मैं एंगल को 45 से इंक्रीज करके 60 कर दूं, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्रीज करने से आपका हाइट इंक्रीज हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट इंक्रीज हो जाएगा, बट रेंज डिक्रीज हो जाएगा। रेंज आपका मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के भी मिलेगा, डिग्री पर ही मिलेगा। और ये आप क्लियरली इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि सर अगर एंगल में कम कर दूं, तो 45 से मैं 30 कर दूं तो क्या होगा? तो बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को कम करने से हाइट, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कम हो जाएगी, बट रेंज नहीं बढ़ने वाली। रेंज आपको मैक्सिमम 45 डिग्री पे ही मिलने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जितना 30 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हमें रेंज मिला है, उतना ही रेंज हमें 60 डिग्री पे मिला हुआ है, बट जो मैक्सिमम रेंज है वो हमें 45 डिग्री पर ही मिला हुआ है। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए कि अगर आपका एंगल थीटा है या 90 माइनस थीटा है, तो इन दोनों केस में रेंज की वैल्यू सेम होने वाली है। थीटा मीन्स अगर 30 डिग्री है
90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस 30 और 60 डिग्री है, तो दोनों केस में आपको रेंज सेम ही मिलने वाला है। जब आप 30 डिग्री का एंगल रख के प्रोजेक्ट करेंगे तो भी रेंज सेम मिलेगा, आप 60 डिग्री का एंगल रख के प्रोजेक्ट करेंगे तो भी रेंज वही मिलेगा, क्योंकि 30 और 60 में एक रिलेशन है, 30 इज द थीटा एंड 60 इज द 90 माइनस थीटा, दैट इज 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे आपको रेंज सेम मिलता है, बट जो हाईएस्ट एंगल होगा 90 माइनस थीटा पे रेंज आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है अगर वो एंगल ज़्यादा है, और थीटा पे आपको रेंज कम मिलने वाला है, बट मैक्सिमम हाइट कम मिलने वाला है। बट मैक्सिमम आपको बच्चों हाई रेंज जो है वो 45 डिग्री पे ही मिलेगा, और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। जब भी कोई एथलीट जंप करता है लॉन्ग जंप के लिए, तो वो इस टाइप का 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जंप करता है ताकि वो मैक्सिमम रेंज को अटेंड कर पाए। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा।